जय हिंद दोस्तों। रणभूमि में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं क्योंकि दरभंगा का पीटी एग्जाम हो गया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। और कट ऑफ की बात तो मैं नहीं करूंगा। जो भी अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम अच्छा गया है तो हम लोग मेंस की तैयारी पे आगे लगेंगे। और मेंस की तैयारी के लिए ये ज्ञान बिंदु का जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज था, डबल स्टार टेस्ट सीरीज, तो इसमें जो पीटी के लिए था वैसा ही ये मेंस के लिए भी शुरू किया गया है। और कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल रहा है पीटी के लिए। तो उसी पैटर्न पे, जो नया पैटर्न है उसी नए पैटर्न पे ये मेंस का टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है। तो हम लोग इसको पूरा देखते चलेंगे। ये 31 जनवरी का कल का टेस्ट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि अगर उस टॉपिक पे, कोई किसी टॉपिक पे क्वेश्चन है तो वो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उतना कोशिश करते हैं एनालिसिस करने का। तो आप लोग पहले ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कार के बारे में पूछ रहा है। कहता है कार की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, ये बात तो सही है। जैसे हम लोग को पता है कि एफ इजक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इजक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है ना। वर्क इजक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, जो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, डब्ल्यू इजक्वल टू। तो ये पहला सही है। कार एक सदिश राशि है। कार एक सदिश राशि नहीं है, बल्कि क्या है, एक अदिश राशि। क्या ये अदिश राशि है? तो ये आपका ये गलत हो गया, दो गलत हो गया। बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। न्यूनतम नहीं होता, ये अधिकतम होता है। मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि जब ये डब्ल्यू इजक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, कॉस जीरो की वैल्यू कितना होता है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होता है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपका 2 और 3 गलत है। तो गलत कौन है आपका? 2 और 3 आपका इसमें क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं। कहता है कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि F-32/9 इज इक्वल टू K-273 ये 5 होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो इसमें कर दीजिए, तो 60 कर देते हैं, 60 - 32/9 हो जाएगा। यहाँ पे K-273/5 हो जाएगा। 60 में से गए तो 28 हो जाएगा। ये 28/9 बराबर K-273/5। फिर ये हो जाएगा आपका 9K हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9×3 = 27 के 7 बकियात में दो, 9×7 = 63 और 2×65 के 5 बकियात में 6 6 और 9×2 = 18 और 18×6 = 24 हो जाएगा। तो ये 24 हो जाएगा, तो ये माइनस में है। और इज इक्वल टू हो जाएगा कि 28×5 = 40 के 8×4 5×104 18×140 हो जाएगा। 28×5 = 140 हो जाएगा। तो अब 9 के बराबर के यहाँ पे आ जाएगा। तो 9 के बराबर इसमें हमको 2457 जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ लीजिए, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 5 और इतना हो जाएगा। तो के बराबर यहाँ 9 से भागा दे दिए। तो ये कितना बार में कटने वाला है? 9 दूनी 18 कटेगा, फिर 69 69, 9×8 = 72, और फिर 77 जाए तो 9×8 = 72, अब 5 9×5 = 45। तो 5 के ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैथमेटिक का कैलकुलेशन है, बहुत थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की है। आप लोग इसको, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, इस फॉर्मूला पे आपको बनाना है। तो आपका क्या आ गया, सी आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए क्या बोल रहा है। कुछ कार वश है, इसका वेन डायग्राम से बना के देखते हैं। कह रहा है कि कुछ कार वश है। तो देखिए इसको यहाँ पे बनाते हैं। ये कार है, मान लेते हैं ये कार है। तो कहता है कुछ कार क्या है, बस है। ठीक है, तो ये बस हो गया। फिर कहता है कि सभी बस एक ट्रक है। सभी बस क्या है, तो जितना ये बस है इतना ये क्या है, ये ट्रक है। ठीक है, फिर कहता है कुछ बस जहाज है। तो ये कुछ बस है वो क्या है, ये जहाज है। कुछ ही बोल रहा है ना, तो कुछ रखेंगे, ये जहाज हो गया। ठीक है। अब ऑप्शन में कहता है कुछ जहाज कार है। तो कुछ जहाज कार है, ये जहाज इधर है, कार इधर है, ये गलत हो गया, पहला आपका गलत हो गया। सभी ट्रक कार है। सभी ट्रक कार कहाँ है, थोड़ा सा तो ही कार है, तो ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। इन्हीं कथनों पर विचार कीजिए। कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। बात तो सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। ये भी बात सही है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ये भी बात सही है। तो आपका उपरोक्त में सभी का सभी सही हो जाएगा। बाकी आपको बता दें कि कानून का शासन कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया था। और ये आर्टिकल 14 में ये देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर स्वतंत्र न्यायपालिका की अगर बात कर रहे तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका अमेरिका से लिया गया था। ये कहाँ से स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका से लिया गया है।
अगर बात करते कि संविधान सभा की जो बैठक मांग कर लिया गया है, तो 1934 में एम एन राय के द्वारा किया गया था, अनौपचारिक रूप से एम एन राय के द्वारा किया गया था। बाकी 1935 में ये आधिकारिक रूप से ये कांग्रेस के द्वारा किया गया था। और संविधान सभा की जो आधिकारिक मांग की बात कर ले, तो 1936 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के सत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी। तो 1936 में जो कांग्रेस का कहाँ बैठक हुआ था, तो लखनऊ में बैठक हुआ था। लखनऊ में बैठक हुआ था। इस लखनऊ के बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांगा गया था। कथन एक को कारण को होता है, मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीला रखता था। ये बात सही है कि केंद्रीकृत होने के बाद भी लचीलापन था स्थानीय स्तर पे। अर्थशास्त्र में ग्राम शासन को राज्य की मूल इकाई माना गया है। मूल इकाई नहीं बल्कि ये उसको कहते हैं ना कि छोटी इकाई जिसको कहा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई था। ये क्या था, जो गांव था वो सबसे छोटी इकाई था, ना कि मूल इकाई था, छोटी इकाई कहा जा सकता है। तो आपका ये गलत हो गया, ए सही है और गलत है। ए सही और आर गलत, आपका आंसर सी हो जाएगा। तो इसके बारे में जो किसने है, तो कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है अर्थशास्त्र में, इसकी अवधारणा दी गई है। सोचिए को सूची दो से मिलाइए कि किसका किसका है। सरकारी आयोग के पता है कि केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा, तो आपका डी का 4 हो जाएगा, डी का 4। फिर है कि मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से था, मल्होत्रा जी बीमा सुधार, सी का 1 हो जाएगा आपका। तो आपका ये आ गया। और खुसरो समिति कैसे क्या था, तो कृषि शाख के लिए खुसरो समिति है। और महाजन समिति चीनी के लिए, महाजन समिति किसके लिए, चीनी के लिए, बी का 2 हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ गया, ये हो गया। बाकी कुछ कुछ और अगर इम्पोर्टेंट की बात जानना चाहेंगे तो आप ये याद रख सकते हैं कि वो स्वामीनाथन समिति था, वो जनसंख्या नीति पे था। जानकी रमन है, वो प्रतिपूर्ति घोटाला, घोटाला के लिए जानकी रमन से था। दंतेवाला था बेरोजगारी के अनुमान के लिए, दंतेवाला बेरोजगारी अनुमान के लिए। फिर और गोस्वामी समिति था औद्योगिक ऋणता के लिए था। कुछ तारापोर समिति है, वो पूंजी खाते की परिवर्तीय नेता के लिए था। पूंजी खाता के लिए कौन था, तारापोर समिति था। सच्चर समिति क्या था, मुस्लिम को सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए सच्चर समिति बनाया गया था। भूरेलाल समिति मोटर वाहन टैक्स में वृद्धि करने के लिए था, भूरेलाल। गोईपोरिया समिति था, वो बैंक में सुधार के लिए गोईपोरिया समिति था। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन के लिए था। महानलोवी समिति राष्ट्रीय आय के लिए था। और सरकारी आयोग का वो केंद्र राज्य संबंध के लिए ही था। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था जो आपको बता दिया गया है। अब जनजातीय विद्रोह और वर्ष के हिसाब से समझिए कि कब कब हुआ है। तो अगर कहा जाए खासी विद्रोह कब हुआ था, तो खासी विद्रोह आपका, खासी विद्रोह जो हुआ है आपका, खासी विद्रोह ये आपका हुआ था 1829 से 30 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो बी का 2 हो जाएगा, सभी में है। तो खांसी विद्रोह कब हुआ, 1829 में। रंपा विद्रोह कब हुआ है, तो रंपा विद्रोह हुआ था 1922-23 में हुआ था। रंपा विद्रोह हुआ था 1922-23 में, रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक है। और पावना विद्रोह जो हुआ है वो आपका, पावना विद्रोह हुआ है ये 1873 से 76 के बीच में पावना विद्रोह हुआ है। और अहोम विद्रोह हुआ 1828 से 1833 के बीच में हुआ है। तो आपका 3, 4, A1 ये आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर हम कुछ कुछ विद्रोह के बारे में बताएं तो याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोह कब हुआ है, 1770 से लेकर 1820 में हुआ है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ है, 1770 से लेकर 1820 में हुआ है। इसको कौन थे, भवानी पाठक और देवरानी देवी चौधरानी। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ है 1776 से 1777 के बीच में, मजनू शाह। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था 1817 से 1825 में। अहोम विद्रोह असम में 1828 से 33 के बीच में हुआ था। ठीक है, अहोम विद्रोह 1828 से 33 के बीच में हुआ था। फरैजी विद्रोह हुआ है बंगाल में, ये 1838 से 1857 के बीच में हुआ था, फरैजी। कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था 1840 से 1872 के बीच में। खोंड विद्रोह उड़ीसा में हुआ है, खोंड विद्रोह ये 1856 में खोंड विद्रोह हुआ है। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, बुद्धो भगत इसके भी थे। तो कोल विद्रोह का हुआ छोटा नागपुर में 1831-1832 में। संथाल पता है 55-56 में, 1855-56 में। ठीक है। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच में हुआ, रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में। पावना 1873 से 76 के बीच में हुआ है। कौन सा सही सुमेलित है युग्म, स्थानीय पवन और ये हबूब कहाँ चलता है, एशिया में नहीं, हबूब एशिया में नहीं चलता, ये गलत है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में है और बोरा इटली में है, ये बात सही है। हबूब ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बल्कि ये उत्तरी सूडान में प्रभावित होने वाला गर्म धरा है। ये कहाँ होता है, ये उत्तरी सूडान में है। कहाँ, उत्तरी सूडान में आपका चलता है हबूब। ठीक है, तो हबूब उत्तरी सूडान में है और ये गर्म है। तो आपका कौन सा सही पूछ रहा है, सही 2 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ और जो है वो याद रखिएगा। हबूब आपको बता दिए, ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलता है। ठीक है, बोरा इटली में चलता है। चिनूक है वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर अमेरिका और कनाडा के बीच में चिनूक चलता है ऊपर में।
फॉन है वो आल्पस पर्वत, मतलब यूरोप में आल्पस पर्वत है, तो वहां पे फॉन विद्रोह है। शिरोको या खमसीन जो है वो सहारा रेगिस्तान और मध्य भूमध्य सागर के बीच में चलता है। सिरोको और खमसीन, मतलब ये समझिए कि ये कहाँ होगा, अफ्रीका के बीच में। सिमूम है वो अरब रेगिस्तान में सिमूम है। हरमंटन सहारा रेगिस्तान में है। नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में है। लू भारत और पाकिस्तान में है। मिस्ट्रल है वो रोम नदी से भूमध्य सागर की तरफ प्रवाहित होता है। और बिलजार्ड है वो साइबेरिया और यूएसए में होता है, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है। अब कहता है एक समबाहु त्रिभुज का भुजा इतना है तो परिमाप याद करें, तो ये ऐसे है, तो 13 और 13 और 13, 13 या 39। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बहुत सिंपल है। कौन सा कथन सत्य है? कहता है एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के बीच में परमाणु की संख्या समान होता है। अगर वो संतुलित है तो समान होगा, और अगर असंतुलित है तो वो असमान होगा। दोनों का दोनों कथन आपका सही है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसको क्या कहता है? तो बोल रहा है कि कोई एक है, तो यहाँ परमाणु संख्या अगर m है और ये मान ली x का, यहाँ पे एक मान लेते कोई y है जिसका परमाणु संख्या क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान भिन्न होता है ना, तो द्रव्यमान यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे a था और यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ये बात हो रहा है। तो ये इसको कहता है कि जो टॉप वाला डिफरेंस हो जाएगा तो आइसो टॉप हो जाएगा, बस ऐसे याद रखिएगा। टॉप वाला डिफरेंस तो आइसो टॉप हो जाएगा। ठीक है। और जिसको ये वाला डिफरेंस हो जाता है बॉटम वाला, मतलब कि एटॉमिक नंबर डिफरेंस हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम इसका उदय तो मान सी 6 मान लीजिए और ऊपर 12 और सी ऊपर 14 हो गया, नीचे 6 का 6 रह गया, तो ये क्या हो गया आपको आइसो टॉप हो गया। एक आइसो बार होता है, तो आइसो बार में क्या होता है, जैसे कि अगर आइसो बार की बात करें तो यूरेनियम ले लेते हैं, तो इसका नीचे 92 235 हो गया, और एगो यूरेनियम हो जाएगा जो कि हम्म और इसको कुछ और भी बना सकते हैं। मैंने कभी ये 235 रह गया, ये यूरेनियम तो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और हो जाएगा, थोरियम कह सकते हैं। 93 होता है उसको, तो थोरियम ही हो जाएगा। कुछ इस तरीके से बन जाएगा जिसका नीचे वाला डिफरेंस सेम हो जाए, डिफरेंस हो जाएगा। अक्षर समूह को बदलिए ताकि बाईं ओर संबंध पैटर्न बता दे। ये और ये पैटर्न दोनों बता दिया जाए। ठीक है। तो ए को लिख सकते हैं 1, एन 14 और डी, डी मतलब 4। ठीक है। तो अब इसको इसमें क्या है, आर मतलब आर का क्या आता है, पी क्यू आर, आर क्यू आर 18, डब्लू 23 और ये 24 हो जाता है। तो अब इसको कोई डालिए, मान लीजिए अब ये देखते हैं, तो ये इसका क्या होता है, मान लेते हैं एक्स क्यू बी, एक्स का वैल्यू कितना होता है 24, क्वीन 17 और बी बी 2 हो जाएगा। तो 24 में कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ये +3 किया गया है। ठीक है। ये 17 में कितना जोड़ा गया है, तो -3 किया गया है, यहाँ पे क्या हो गया -3 किया गया है, और इसमें फिर क्या किया गया +2 किया गया है। +3 -3 +2, तो ये देखिए यू टी जेड में, यू का अंडर 21, टी 20 और जेड 20, एक्स बाई जेड 26। हाँ, तो यहाँ 18 से +3 हो गया है। ठीक है, +3 हो गया, ये -3 भी हो गया, और 24 में +2 भी हो गया, तो आपका ये पहला ही मैच कर गया। +3 -3 +2 ऑप्शन में है। किसका संबंध धर्मपाल से है, धर्मपाल से पूछ रहा है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया, और सोमपुरा विश्वविद्यालय भी विश्व ने बनाया। उदंतपुरी तो उदंतपुरी गोपाल जी उदंतपुरी जो है वो गोपाल ने बनवाया था। उदंतपुर किसने बनवाया था, गोपाल ने बनवाया था। तो आपका केवल 1 और 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। तो गोपाल ने पाल वंश की स्थापना किया था, इन्होंने 750 ईस्वी में किया गया था, पाल वंश की स्थापना किया गया था, और इन्हीं ने उदंतपुरी मठ का निर्माण करवाया था। ठीक है। और गुजराती कवि सोडल जो थे वो धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। तो जो ये धर्मपाल है, इनको उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है धर्मपाल को। और किसने कहा था, तो एक गुजराती कवि सोडल थे, उन्होंने ये कहा था। और ये धर्मपाल के लेखों में उनसे परम सौगात भी कहा गया है, तो परम सौगात धर्मपाल को कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। और एक देवपाल भी थे, उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो जो देवपाल थे, देवपाल, वो इन्होंने क्या बताया, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये याद रखिएगा, मुंगेर को राजधानी उन्होंने बनाया था। और देवपाल के ही शासनकाल में कौन आया था, सुलेमान, अरब का जो यात्री था, अरब यात्री जो क्या नाम था, सुलेमान। तो सुलेमान जो था वो देवपाल के ही काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। ठीक है। कौन सा कृति पूरा करेगा, रीजनिंग है, तो ये आपका सी है जो कि पूरा करेगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्या है, तो पहले पुर्तगाली आया था। पेड पेड कर दे फीस, आपको पेड कर दे फीस, ऐसा एक ट्रिक होता है।
पी से आपका पुर्तगाली, उसका डच, पुर्तगाली डच हो जाएगा। फिर कर दे से डेनमार्क हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पहला जो आया था पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा, 1498 में आया था। ठीक है। और कहता है कि, और कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, मतलब वो रास्ता निकाला, भारत की क्या है, मतलब रास्ता खोज किया था। और स्पेन के एक नाविक थे कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज किया। किसने? कोलंबस ने, जिसका नाम था, क्या नाम था, कोलंबस जो था, उसने क्या किया था 1492 में, कैसे खोजा? अमेरिका की खोज किया। अमेरिका की खोज किसने किया? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। ये स्पेन के थे। और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को खोज किया था। और एक था हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड की खोज किया। तो ये सब याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम में ये पिछले बार 69 या 70 बीपीएससी में ये चीज आया था सवाल, कि किसने किसकी खोज किया है। ठीक है। तो ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को, और हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड को, और डिनस लैंड ने, वो कहता है कि एवं वॉन डिनस लैंड ने खोज की थी। और वास्को डी गामा दोबारा कब आया था? 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आता है। ठीक है। और जो जिस कंपनी के लिए आया था उसका नाम था इस्तादो द इंडिया। जो पुर्तगाल आया था वास्को डी गामा, तो वो वास्को डी गामा जो आया था, इसकी जो कंपनी था पुर्तगाल का, उसका नाम क्या था? इस्तादो, इस्तादो द इंडिया। ये कंपनी का नाम याद रखिए, इस्तादो द इंडिया कंपनी का नाम था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील कहाँ है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा में है चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा में चिल्का झील है। और ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में, महानदी के उत्तर में, दक्षिण में जगह, हाँ। तो ये महानदी ऐसे नदी है, और उसके दक्षिण में, इस साइड में, अगर भारत का मैप बनाते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका, एक तरीके से, कि ये चिल्का झील है। तो सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील है। और ये महानदी का उद्गम कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ का, ये अगर महानदी बात कर दे तो ये छत्तीसगढ़ के सिहावा, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलता है। ठीक है। और ये जो उड़ीसा में जो है ये चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी लेगून और खारे पानी की झील है। चिल्का झील के बारे में, चिल्का झील पर ही नालावन द्वीप स्थित है। इस पे ही क्या है? नालावन द्वीप है। नालावन द्वीप, द्वीप जो है, नालावन द्वीप कहाँ है? तो चिल्का झील में ही है। बात गोदावरी नदी की कर लें तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, महाराष्ट्र से। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है इसको, प्रायद्वीपीय में। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राइनोलॉजी कौन सा सही सुमेलित पूछ रहा है? तो कहता है राइनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन करता है। क्रेनोलॉजी, ये क्रेनोलॉजी खोपड़ी का अध्ययन करता है। और एंडोक्रोनोलॉजी हार्मोन का, ये तो आपका 3 सही दिखा हमको। ओडेंटोलॉजी आंख का नहीं करता है, ये गलत हो गया। तो आपका केवल एक सही हो गया। इसमें आंसर क्या होने वाला है? केवल एक सही होने वाला है। ठीक है। ये हटाइए, थोड़ा सा साफ दिखेगा। बाकी राइनोलॉजी जो होता है, वो नाक, राइनोलॉजी है वो क्या चीज का करता है, कि ये राइनोलॉजी की बात करते हैं तो ये कहते कहता है नाक और घ्राण अंगों का करता है। ये कहते हैं नाक एवं घ्राण अंगों का। घ्राण अंगों का कौन करता है? राइनोलॉजी करता है। क्रेनियोलॉजी तो खोपड़ी का अध्ययन करता है। ठीक है। एंडोक्रोनोलॉजी हार्मोन का करता है। ये आपका सही है। ठीक है। और ओडोंटोलॉजी है, जो ओडोंटोलॉजी दांत का करता है, आंख का नहीं बल्कि किसी का दांत का अध्ययन करता है ओडेंटोलॉजी। तो डेंटोलॉजी जो होता है वो दांत का अध्ययन करता है। राइनोलॉजी कान नाक का। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और आपको याद रखना है तो माइक्रोबायोलॉजी होता है वो सूक्ष्म जीवों के लिए होता है। पक्षी विज्ञान के लिए ऑर्निथोलॉजी होता है। हर्पेटोलॉजी होता है सरीसृप के लिए होता है। जेनेटिक्स तो वंशानुगत के लिए होता है। एनाटोमी जो होता है वो जीवों की आंतरिक संरचना के लिए एनाटोमी होता है। एंथ्रोपोलॉजी होता है वो मानव का वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एंथ्रोपोलॉजी। और ऑस्ट्रोबायोलॉजी जो होता है ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं के अध्ययन करने के लिए क्या होता है? ऑस्ट्रोबायोलॉजी होता है। एडीएस क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। और ये हार्मोन जो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये जल संतुलन का काम करता है। क्या करता है? जल संतुलन का काम करता है। जल संतुलन का काम करता है। ये होता है। और ये धमनियों को संकुचित करता है, और जिसके फलस्वरूप रक्त दबाव बढ़ता है। ठीक है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ये गलत हो गया। ये कर सकता है।
भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रस्ताव भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये आपका बात सही है। अध्यादेश राष्ट्रपति तब जारी करता है जब केवल एक सदन में सत्र न हो। नहीं, केवल वाला जैसे आ गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। या तो एक सदन में सत्य न हो या दोनों नहीं हो तब भी जारी हो सकता है। तो असत्य कथन कौन हो गया? तो एक और तीन आपका असत्य हो गया। एक और तीन क्या हो गया आपका? असत्य हो गया। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रश्न के सक्रिय के अनुसार समुच्चय का अनुसरण करता है? ठीक है, ये कैसे कैसे किया है? तीन, तीन प्लस दो हो गया है और फिर हम मल्टीप्लाई किया है दो, फिर प्लस दो किया है, ये नहीं किया है प्लस दो मल्टीप्लाई दो प्लस दो। इसमें देखते हैं प्लस दो मल्टीप्लाई दो और फिर प्लस दो किया गया है। तो यहाँ तो प्लस दो हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इधर गलत हो गया, ये यहाँ पे गलत हो गया। प्लस इधर प्लस चार है तो यही कट गया, यही कट गया। 28 दो 30 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, फिर चार प्लस चार कर दिया, ये भी गलत हो गया। 18 दो 20, 20 दूनी 40, आपका क्या आ जाएगा? डी। इसमें क्या है ट्रिक याद रखिएगा, कैसे क्या है? प्लस दो मल्टीप्लाई दो और फिर प्लस दो किया गया। पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसे अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट और माइक्रोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है। स्वयं का डीएनए कहाँ कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में और माइक्रोकॉन्ड्रिया में ही स्वयं का डीएनए होता है। ये दोनों जो है ये दोहरी झिल्ली वाले अंग है और इसको एंड्रोसिम्बायोटिक सिद्धांत के कारण अपने स्वयं का डीएनए और राइबोसोम रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया है? तो कोलिकर ने खोज किया था, जबकि इसका नामकरण कार्ल बेंडा ने किया है। तो खोज किया है कोलिकर ने और नामकरण कार्ल बेंडा ने किया है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्थि का नाम और अस्थियों की अवस्थिति पूछ रहा है। अस्थि फीमर कहाँ होता है? तो फीमर सबसे लंबी हड्डी है, फीमर पैर में होता है सबसे लंबी। फिबुला होता है टखने की हड्डी हो जाती है। कार्पल होता है वो कलाई की हड्डी है। और मेटाकार्पल क्या होता है आपका? हथेली की हड्डी हो गया। एक का तीन, बी का फोर, सी का टू और डी का वन हो जाएगा। तो आपका क्या गया आंसर? डी हो गया। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचित वंदे मातरम के बारे में पढ़िए। यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। आनंद मठ का हिस्सा था, ये तो बात सही है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 में कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, ये भी बात सही है। 1896 में इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरविंदो ने किया था। तो अंग्रेजी में अरविंदो जी ने ही किया था, ये बात सही है। इसकी मूल रचना हिंदी में किया गया था। नहीं, मूल रचना हिंदी में नहीं किया गया था, बल्कि बंगाली और संस्कृत में किया गया था। बंगाली और संस्कृत में किया गया था, ये आपका गलत हो गया। तो कौन सा सही है? तो एक दो तीन सही हो गया आपका। क्या है? एक दो तीन। और अगर इसकी मान्यता कि इसकी रचना कब की गई थी, तो रचना इसकी अगर कर दे तो ये बंदे 1875 में किया गया था। और हम लोग 2025 में इसकी 150वीं वर्षगांठ मनाए हैं। 150वीं वर्षगांठ मनाए हैं अभी हम लोग इसकी। ठीक है। और इसको संविधान सभा द्वारा कब किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है। कह रहा है कि इतना अंकित मूल्य वाली वस्तु में X% और 10% की दो क्रमिक छूट के बाद इतना रुपए में बेचा जाता है, तो X का मान ज्ञात करे। X का मान ज्ञात करना कह रहा है। तो ये थोड़ा कलम का कलर बदल देते हैं भाई साहब। चलिए, तो क्या हो रहा है कि 39,250 रुपए के था। तो पहला मान है कि 100 - X डिस्काउंट दिया गया। ठीक है। फिर दूसरा कितना डिस्काउंट दिया गया? 10%। तो ये 90 हो जाएगा बाई 100 इज इक्वल टू 32,499 हो जाएगा। यही ना दिया हुआ है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे काट देते हैं और कोई कटेगा। एक शून्य से एक शून्य इसको भी काट दिए और कोई कटने वाला है। ठीक है, और काट के देख ही लेते हैं इसको कि और कौन कौन कटने वाला है। इसको 5 से काटिए तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा और 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 20 × 5 = 100। तो इसको 5 से काट देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा? 5 से काट देते हैं तो 1 × 5 = 5, 5 × 5 = 25 और 7 × 5 = 35। इसको 5 से काटेंगे तो 4 × 5 = 20। 157 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो अब इसको जब अब सोल्व करेंगे तो 100 - x बराबर, थोड़ा कलम नहीं चल रहा है ढंग से, ये क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 32,499 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन फिर 157 हो जाएगा। अब इसको काटना है तो आप इसको काट लीजिए। ये कितने? 5 7 5 12 71। चलिए इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। 157 में 32,499 से डिवाइड करते हैं। 15 दूनी 30, दो बार में काटते हैं तो 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, ये आ गया। 1499 रहा है। तो आपका 7 × 7 = 49, 7 बार में कट जा रहा है लगभग। तो 7 × 7 = 49।
तो कहता है कि 49 में क्या आ जाएगा, 49 ये आपका कट गया, पूरा पूरा कट जा रहा है। हाँ, तो 27 बार में कट जा रहा है। कितना बार में कट गया, 27 बार में कट गया। तो आपका हो जाएगा 7 चौका 28, 108 आ जा रहा है। तो 100 माइनस एक्स बराबर 108, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आंसर, 8। ये फॉर्मूला ऐसे सॉल्व किया था, बाकी कैलकुलेशन लंबा था, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको तो हमको डिलीट करना ही पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको बता दिए ना। पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज उत्तम आशा द्वीप पे अंतरिक्ष कब पहुंचा था। तो उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप पे कब पहुंचा था, पुर्तगाली जो है ये कब पहुंचा था। तो ये आपका पहुंचा था 1400, ये कब पहुंचा था, 1488 में पहुंचा था, 1488 में पहुंचा था। तो ये बार्थोलोमियो डियाज जो है उत्तम आशा अंतरिक्ष द्वीप पे पहुंचा था। तो ये उत्तम आशा ये कहाँ है, तो अफ्रीका पे है। ये कहाँ है, ये कहाँ है, अफ्रीका में है आपका। अफ्रीका के पश्चिमी द्वीप है, पश्चिमी द्वीप है, यहाँ पे ये आया था। पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो आया था, अफ्रीका के पश्चिमी द्वीप पे आया था। तो ये ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल झील है, बात सही है। ये विश्व आर्द्र भूमि 2 फरवरी को मनाते हैं, बात ये भी सही है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि उड़ीसा नहीं, उड़ीसा में नहीं है। लवणीय नमक की बात होगा तो राजस्थान में हो जाएगा, गलत हो गया। बिहार के नवीनतम आर्द्र भूमि गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय है। उदयपुर जिले, तो ये बात सही है। तो कौन सा असत्य है, तो केवल 3 आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल 3 असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ कुछ और अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको ये बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की जो स्थापना है वो कब किया गया है। तो 2003 में किया गया था, और अधिनियम 2002 के अधिनियम के तहत 2003 में किया गया था। और इसका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में है। ये कहाँ है, मुख्यालय चेन्नई में है। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। जैव सुरक्षा से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। और ये 23 जनवरी 2002 को भारत ने उस पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आर्द्रभूमियों की रक्षा के उद्देश्य से एक जो संगठन बनाया गया था, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। कब किया गया था, वेटलैंड्स इंटरनेशनल की स्थापना 1937 में किया गया था। ठीक है, और विश्व की विशाल जैविक विविधता को की सूची में भारत का स्थान 10वां है। अगर जैव विविधता की बात कर लें तो कहता है कि विश्व में 10वां स्थान पे है, और एशिया में हम लोग चौथे स्थान पे है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कॉर्बेट, जिसको 1936 में स्थापित किया गया है। तो जिम कॉर्बेट जो है वो कब किया गया, तो 1936 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा और सर्वाधिक ऊंचाई पे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो हेमिस है, वो लद्दाख में है। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई कौन सा है, हेमिस में और लद्दाख में है। और सबसे छोटा की अगर बात कर लें तो साउथ बटन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप पे है, साउथ बटन द्वीप। ठीक है, और एक और याद रखिएगा कि अगर जैव विविधता की बात करें तो सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किनको, सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो अगर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और काजीरंगा असम में है, और जलदपारा पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखिएगा, काजीरंगा असम और जलदपारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है, प्लाटर नहीं है। ये आउटपुट डिवाइस है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आर्य समाज की स्थापना 1874 में बंबई में की गई थी। 74 नहीं बल्कि 1875 में किया गया था, ये गलत हो गया। दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति की स्थापना की थी, ये आपका सही है। दयानंद सरस्वती ने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था, ये गलत है। कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना नहीं किया गया था। 85 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था बंबई में, और 75 के बाद 77 में उसको फिर कहाँ किए थे, लाहौर में भी स्थापित किए थे। दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, और इन्होंने ही एक पाखंड खंडनी पताका लहराया था, ये 1863 में। इनकी दयानंद सरस्वती की एक पुस्तक का नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था। सरस्वती जी ने ही स्वराज का वो किया था। राष्ट्रमंडल की पहली महिला महासचिव कौन बनी है, तो सरली बेचवे बन गई है। कौन बन गई है, सरली बेचवे बन गई है। पूछ रहा है कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें।
तो ये जो है इसमें अगर ये अभी इसको तो पूरा सोल्व करना है, इसको याद रखिए कि इसमें कितना है टोटल 28 है। अब इसको एक एक चीज बताएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। एक दो तीन इधर हो जाएगा, एक दो तीन इधर हो जाएगा, एक दो तीन इधर हो जाएगा, तीन तिया 9 हो गया। फिर बीच वाला में भी ये टोटल बाहर बाहर में 9 देख लिए, ठीक है। एक बड़ा का भी देख ही लीजिए, 9 एक 10 हो गया टोटल, ठीक है। अंदर के देख लेते हैं, एक दो तीन हो गया, ठीक है। फिर एक एक दो तीन, फिर चार पाँच हो गया, जैसे एक दो, एक बड़ा तीन हो गया, तीन, फिर चार पाँच हो गया, पाँच हो गया। फिर ये आपका छः हो गया, ये आपका सात हो गया, 17 हो गया, 17 हो गया। अब आप देखिए 17 के बाद आगे देखते हैं, अंदर में और कोई छूट रहा है? 17 के बाद, हाँ छूट तो रहा है। 17 के बाद अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 हो गया, ठीक है। 19 हो गया, और देखते हैं 19 के बाद एक दो और दिखा हमको। ये आपका हो गया 19 के बाद क्या हो गया आपका, ये 20 हो गया। 20 के बाद क्या हो गया, ये 21 हो गया। 21 के बाद क्या हो गया, ये 22 हो गया, ठीक है। 22 हो गया, 22 हो गया। और 22 के बाद आप कौन कौन बचा है, ये आपका 23 हो गया, ये आपका 24 हो गया, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 26 हो गया, ठीक है। 26 हो गया। अब बचा, अच्छा हाँ 26 हो गया। दो और बचा, ये देखिए ये आपका 27 हो गया, और एक 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 और एक ये वाला हो गया 28 हो गया। टोटल कितना हो गया, 28 है। टोटल कितना आपका 28 हो गया इसमें। एन एम स्क्वायर के जी स्क्वायर किसकी इकाई है? तो ये गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियतांक है। तो जी इज इक्वल टू क्या आपको बता थी, मतलब कि जी इज इक्वल टू नहीं, आपका एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो जी है, जी का मान कितना था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ऐसा ही होता है। 6.67 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यही आपका होगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। गति का द्वितीय समीकरण कौन है? तो द्वितीय समीकरण होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और एक और जो थर्ड होता है, थर्ड का नाम होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये आपका थर्ड होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए होता है। औसत वेग की बात कर लेगा कि हम अगर औसत वेग की बात कर लेते हैं तो वो क्या होता है, वी प्लस यू अपॉन टू होता है, ये औसत वेग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है? तो भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल के साथ सोवर्निटी जिसको कहते हैं, सोवर्निटी जिसको कहते हैं, वो एक होता है, क्या होता है, संप्रभुता। संप्रभुता, ये आवश्यक है, बाकी राजनीतिक दल आवश्यक नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? सबसे बाहरी श्रृंखला, तो ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो या तो ट्रांस देता तो भी बाहरी हो जाता, या शिवालिक दिया है तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, शिवालिक हिमालय। आपको पता ना, ट्रांस, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय होता है। तो इस तरीके से आता है। तो आपका ये सबसे बाहरी वाला क्या आपका ये हो जाएगा। और जो ट्रांस हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है के गाडविन आस्टिक, यहाँ पे क्या है K2 है, जो कि लगभग 8611 किलोमीटर, 11 मीटर, 8611 मीटर लंबी है। और सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट जिसका 8848 मीटर ऊंचाई है, ये नेपाल में है। आगे देखिए, भारत में सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो नृत्य कितने हैं? तो टोटल 9 है। शास्त्रीय नृत्य हमारे यहाँ कितने हैं? टोटल 9 है। अब याद रखिए, भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली ये आपका हो गया केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा में, मोहिनीअट्टम केरल में, केरल में दो गो हो गया, एक कथकली और मोहिनीअट्टम। मणिपुरी मणिपुर में, सत्रिया असम में, और छऊ होता है वो झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल में हो जाता है, ठीक है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास से घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। कहता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर मूल्यह्रास को हटा देंगे तो हमको राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो सकता है। बात सही कह रहा है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करता है, ये बात भी सही है। तो दोनों का दोनों सही है, दोनों का दोनों शहर सही है। हम्म, ठीक है। आगे देखते हैं। दी गई श्रृंखला के बीच में ये इसके बगल में क्या हो जाएगा,
तो ये क्या किया गया है, -2 किया है। ठीक है, ठीक है, -2 किया गया है। इसमें क्या किया गया है, -2 के बाद में इसके बीच में तो डिफरेंस नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान ध्यान से देखिए क्या क्या किया गया। यहाँ से क्या किया गया, -2 किया गया। फिर इसके बीच में क्या किया गया, -6 किया गया। तो -2 -6 के बाद फिर क्या होगा, अच्छा ये दोनों के बीच में क्या गया, -4 किया गया है। ठीक है, तो -6 के बाद यहाँ पे -10 होना चाहिए, तब तो यहाँ पे -4 होगा। तो -10 करेंगे तो 672 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 672 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, 672 आंसर है। समझ गए, ये डबल सीरीज लगा दिया है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है, कवक मतलब फंगस के कारण नहीं होता है, तो वो है कालाजार है, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। कालाजार जो है आपका वो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। और कवक के द्वारा कौन को रोग होता है, तो कवक के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा आपका गंजापन होता है, एथलीट फुट होता है, अस्थमा होता है, दांत खास खुजली होता है। प्रोटोजोआ के द्वारा होता है कालाजार, मलेरिया, स्लीपिंग बीमारी और पेचिस, ये होता है आपका कवक के द्वारा। जीवाणु के द्वारा होता है डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, ट्रैकोमा, सीनी को क्षयतपेदिक है, ये ट्रिक है, सीनी को क्षयतपेदिक है, ये आपका ट्रिक है जीवाणु के लिए। किसी के लिए, जीवाणु के लिए। सी से सिकलिस हो गया, नी से निमोनिया हो गया, नी से निमोनिया हो गया, को से कोंड रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, त से अगर हम त से बात कर देंगे तो टाइफाइड हो जाएगा, पे से आपका पी से प्लेग रोग हो जाएगा, डी से डिप्थेरिया हो जाएगा, क से काली खांसी हो जाएगा, ह से हैजा हो जाएगा। तो ये आपका जीवाणु का ट्रिक है, ये याद रखिएगा। दो क्रमागत घनात्मक प्रकृत संख्याओं का गुणनफल 812 है। दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो बड़ी संख्या की बात कर दिया, तो जो अभी इसको एक ऐसा कर लीजिए ना, ये कोई अगर कोई ऑप्शन से चलते हैं, कोई बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या एक कम होगा, क्रमागत है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, 28 होगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 9×8 = 72 का 2 आ जा रहा है, तो आपको तो पहले में आ गया। एक और चेक कर लेते हैं, 42 और उसका 41 है, तो अच्छा इससे भी आ सकता है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 42 का 2, बाकी हाथ में 4, और 42 चौके, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए भाई साहब, ये लेकिन 4 चौके 16 आ जाएगा, ये 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये तो होने वाला नहीं है। ठीक है, ये 26 × 27 करके देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको पूरा करके देख ही लीजिए भाई साहब। 29 और 28 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9×8 = 72 के 2, बाकी हाथ में 7, 8×2 = 16, 16×7 = 23 हो जाएगा, और 29×2 = 58 हो जाएगा। 2, 8, 3, 11, 5, 7, 1, 8, 812 आ गया। चलिए यही आंसर है आपका। आंसर क्या है आपका, सिंपल सिंपल ही आ गया। वर्ग संघर्ष को सिद्धांत किसने दिया था, तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की बात हो रहा, संघर्ष की बात मार्क्स ने दिया था, वर्ग मतलब कि क्लास का जो है उसका संघर्ष की बात किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। नीचे दी गई युग्मों को समान पैटर्न दिखाइए। J-A-Y, अब इसको लिखिए। जे मतलब कितना होता है, जे मतलब H-I-J, जे मतलब 10 होता है ना जी, 10, फिर 1, और बाई मतलब, बाई का क्या होता है, बाई का कितना होता है भाई, X-Y-Z 25 होता है। ठीक है, ठीक है। एम का कितना होता है, एम का 23, डी का 4, और बी का बी का 2। कितना हो रहा है जी, कैसे कैसे किया गया इसमें, इसमें इधर से उधर करके देखना पड़ेगा ना। तो जे से एम में लेके गया है, तो जे मतलब 10 और एम मतलब, एम 13 होता है भैया, तो +3 किया गया, फिर भी +3 किया गया, और ये 25 × 28, ये भी +3 किया गया, मतलब +3 का लेके चलना है। तो आर का कितना होता है, आर का कितना होता है, आर का, आर मतलब कितना है, Q, P, Q, R, आर मतलब 18, ये आपका 18 हो जा रहा है। आई मतलब 9 होता है, 9 हो गया, सी मतलब 3 हो गया, _21 हो जाएगा, एल हो गया 12 हो गया, और जेड हो गया 25 हो गया। तो ये तो कहीं से नहीं लग रहा, 3 के बाद 25 कैसे आ जाएगा, ये गलत हो गया। _21, P 16, C 3, X 24, PQR, SS 19 और F 6 हो जाएगा। तो 3 +3 +3 और +3, हाँ आपका सी आंसर आ जाएगा।
पलस्तीन 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 हो जाएगा आपका सी। ये खोजकर्ता कौन कौन है? तो होता है कि लघु रेडियो शॉर्ट रेडियो वेव का था वो तो हर्ट्ज था, और लॉन्ग रेडियो वेव का है मार्कोनी था। सी का 4 और डी का 3, सी का 4 डी का 3 आंसर ये हो गया। पराबैंगनी मतलब यूवी का कौन था? रीटर, रीटर। और अवरक्त का कौन था? हर्शेल था। ए का 2 और बी का 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ कुछ और याद रखिएगा। गामा किरण के बिलाट, एक्सरे रोंटजन, विजुअल के लिए न्यूटन थे। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, यही तो है आपका ऊर्जा का। चलिए थोड़ा कलर बदल देते हैं पेन का। रोजा पॉक्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी? अफ्रीकी और अमेरिकी महिला जो थी वो जुड़ी हुई थी नागरिक अधिकार को लेकर। किसके लिए थी? नागरिक अधिकार को लेकर ये थी। ये बात कब है? 1955 की बात है। कब बात है? 1955 की बात है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में कितनी दूरी कम हो गई थी? तो वो 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। कब खुला था? तो 1869 में खुला था, ये याद रखिएगा। 1869 में। ये जोड़ने की बात है भैया, तो ये होता है किसका होता है? सोचेगा 36, 16 का ये हो गया, ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा? देखिए जब रूट में जितना डिजिट के बाद रहता है ना वो, तो जब ये बाहर निकलता है तो उसमें आधा हो जाता है। तो ये भी तो 16 का ही है, लेकिन कितने डिजिट के बाद इसमें पड़ेगा? 4 डिजिट है तो बाहर में 2 डिजिट के बाद पड़ेगा। ठीक है, ये कितना है? ये 2 डिजिट है, तो ये तो हमको पता है 21 का होता है। कितने डिजिट के बाद पड़ेगा? 2 को अंदर है तो बाहर होगा 1 डिजिट के बाद हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये 16 और 0.6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 16.16 हो जा रहा है, और इसमें से हमको 2.1 घटा देना है, तो 6 0 14, ये आंसर आ जाएगा। सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे लोकतांत्रिक देश है जिसके पास अपना वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कारण, संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश की अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। ये बात सही है। ए गलत हो गया और आर सही हो गया, आपका डी आंसर हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा और आर आपका सही हो जाएगा। एक मिनट मेरे को चार्ज लगाने दीजिए। हम्म, आगे देखते हैं। कहता है बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 जनपदों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, बात सही है। कंबोज जनपद श्रेष्ठ हाथियों के लिए, हाथी नहीं बल्कि घोड़ा के लिए, कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध था? तो घोड़ा के लिए था। तो आपका एक सही और आर गलत हो जाएगा। कितने सही है? तो केवल एक सही है। क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। और ये महावस्तु और अंगुत्तर निकाय दोनों में महाजनपदों की चर्चा थी। और महाजनपद की अगर उदय कब हुआ है? तो 6ठी शताब्दी में हुआ था। महाजनपद कब होता है? 6ठी शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में हुआ था महाजनपद का उदय। ठीक है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है। इसकी खोज किसने किया था? आपको बताए थे पहले, अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया था। और इसका नामकरण किसने किया था? तो बेंडा ने किया था, कार्ल बेंडा ने। विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं? नहीं, गलत है, कार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक नहीं बल्कि कार्बनिक होते हैं। बी3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, तो ये बात सही है, बी3 की कमी से पेलेग्रा होता है। विटामिन के का नाम साइनोकोबालामिन है? नहीं, साइनोकोबालामिन के का नहीं बल्कि बी12 का नाम है। साइनोकोबालामिन बी12 का है। और विटामिन के का नाम फ्लोविन होता है। विटामिन बी का नाम होता है फिलोक्विनोन होता है, फ्लिकोनोन होता है। तो आपका ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही नहीं है? तो 1 और 3 आपका सही नहीं है, 1 और 3 सही नहीं है। अब विटामिन की खोज किसने किया? याद रखिएगा, फंक ने किया था 1912 में। निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? तो वास्तविक जीडीपी और बेरोजगारी, ये किसने था? ओकुन्स का नियम का बताता है। कौन बताता है? ओकुन्स का नियम जो है, ये देखिए ओकुन्स का नियम ऐसा बनता है, ये आपका इस तरीके से बनता है। इधर आपका है वास्तविक जीडीपी, इधर क्या है? जीडीपी है, और ये क्या है? बेरोजगारी है। बेरोजगारी हो गया, ये आपका ओकुन्स का नियम ऐसा दिखाता है। ठीक है, तो ये वास्तविक जीडीपी और बेरोजगारी में दिखाता है ओकुन्स का नियम। अगर हम लोग फिलिप्स की कब की बात कर लेते हैं, तो फिलिप्स का जो है वो, ये जो फिलिप्स कर्व है ये आपको ऐसा है, ये आपको दिखाता है इस तरीके से, इसका डायग्राम बनता है। और इसमें क्या होता है कि एक तरफ मुद्रास्फीति होता है, फिलिप्स क्या होता है? तो इधर मुद्रास्फीति होता है, क्या है? मुद्रास्फीति होता है, और नीचे में जो होता है बेरोजगारी दर होता है।
बेरोजगारी दर होता है। तो ये आपका हो गया मुद्रा इन्फ्लेशन की जो बात कर लें तो ये फ्लिप्स कर्व ऐसा बताता है। लाफर कर्व की बात कर दें तो लाफर कर्व जो हो गया वो आपको कहता है कि कर की दर और राजस्व की बात हो करता है। तो लाफर कर्व होता है कि इसका मतलब ऐसे डायग्राम है कि अगर कर की दर बढ़ाते जा रहे हैं मतलब टैक्स बढ़ा रहे हैं तो एक पॉइंट तक ही तो आपका वो बढ़ेगा, आपका राजस्व बढ़ेगा, पैसा कमाएगा सरकार। लेकिन ज्यादा बढ़ा देगा तो फिर लोग टैक्स देना कम कर देंगे, चोरी करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिर धीरे धीरे राजस्व कम होने लगेगा। ये लाफर कर्व है। ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो देख लेते हैं। हंटर आयोग शिक्षा में सुधार के लिए था। हंटर आयोग शिक्षा में सुधार के लिए था, ठीक है। हंटर आयोग क्या था? शिक्षा में सुधार के लिए था, बात सही है। स्ट्रेची आयोग विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच के लिए था, नहीं। स्ट्रेची आयोग ये गलत है। स्ट्रेची आयोग क्या था कि अकाल के लिए था। ये स्ट्रेची आयोग कैसे के लिए था? अकाल के लिए था। मॉनफ्रीक रोग सिंचाई के लिए था, ये बात सही है। और ली आयोग लोकसभा आयोग के गठन के लिए था, ये भी बात सही है। तो आपको ये पता हो गया। कुछ कुछ और जो है वो याद रखिएगा कि कैंपबेल आयोग है वो 1866-67 में बनाया गया था। कैंपबेल ये अकाल से संबंधित था, कैंपबेल 66-67 में। लॉयल आयोग भी था वो 1896-97 में था, ये भी अकाल से ही संबंधित था, 1896-97 में। मैकडोनल्ड आयोग था ये 1890 से 1900 में था, ये भी अकाल से था। तीन गो अकाल के लिए, कौन कौन? कैंपबेल, लॉयल, मैकडोनल्ड। और स्ट्रेची भी हो गया। कैंपबेल, लॉयल और मैकडोनल्ड, स्ट्रेची, ये सब अकाल संबंधित था। चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करें तो शिक्षा के लिए था। हंटर आयोग था वो शिक्षा में सुधार, ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित था। हंटर। सैंडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है। सैंडलर आयोग कब है? कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित 1917 में। हंटर आयोग कब था? तो हंटर 1882 में था। ये कब था? 1882 में हंटर आयोग था। सैंडलर आयोग कब था? तो ये 1917 में था, कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित। सार्जेंट योजना 1944 में था। भारत में शिक्षा का पुनर्निर्माण के लिए सार्जेंट योजना लाया गया था। ली आयोग 1922-23 में था। ये ली आयोग कब था? तो 1922-23 की बात है, 23-24 की बात कहिए। ये आपका लोकसभा के लिए था। 81 विद्यार्थियों की पंक्ति में सभी उत्तर की ओर करके बैठे हैं। सीमा दाहिने छोर से 12वें स्थान पे है। तो ये दाहिने छोर से 12वें स्थान पे कौन है? 12 स्थान पे कौन है? सीमा है। ठीक है। मंजू सीमा की बाईं ओर, सीमा के बाईं ओर मंजू 9वें स्थान पे है। यहाँ पे 9वें स्थान पे कौन होगी? मंजू हो गई। तो पंक्ति में बाएं छोर से इधर से पूछ रहा है कि मंजू का क्या स्थान है। तो 12 हो गया इधर और 9 हो गया, 21 हो गया। तो 21 यहाँ पे आ गया। तो अब हम 81 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो रहा है। तो 60 पीछे तक हो गया। मंजू का कौन सा होगा? तो 61वां हो जाएगी। 9 घटा दिए ना, मंजू को भी घटा दिए थे ना। 12 और 9 19 21 घटा दिए, मतलब मंजू को भी घटा दिए थे। तो 60 में प्लस एक तो मंजू को जोड़ना पड़ेगा तब तो 61 आएगा। ठीक है। आगे देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो वो हंगरी हट गया। न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हंगरी हट गया है। कौन हट गया? हंगरी हट गया। उस बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसे पूरी तरीके से एक आयत के अंदर खींचा जा सकता है, जिसकी विमाएं कितनी है? एक आयत है, जितना है तो ये 126 है और 266 है। और इसके अंदर में क्या बनाएगा? एक वृत्त बनाएगा, ऐसा वृत्त बनाएगा। तो वृत्त का डायमीटर कितना हो जाएगा? 126 ही तो होगा। कितना हो जाएगा? 126 डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और हमको क्या परिधि पूछ रहा है? तो 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। तो 2 × 22/7 इंटू ये कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा। तो 22×44 इंटू 9, 9 9 चौका 36 को 6 बकेट में 3 और 36 396 आंसर आएगा आपका। 396, ये आपका आंसर हो गया। गीत गोविंद लेखक जयदेव किसके दरबार में थे? तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। गीत गोविंद जो लेखक जयदेव है वो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। ठीक है। और लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म के अनुयायी था और इनको परम भागवत की उपाधि दिया गया है। तो परम भागवत की उपाधि किसको दिया गया है? लक्ष्मण सेन को दिया गया है। ठीक है। बात अगर विजय सेन की कर लेते हैं तो ये सामंत सेन का उत्तराधिकारी था। विजय सेन कौन था? तो ये सामंत सेन का उत्तराधिकारी था। और विजय सेन ने विजयपुरी और विक्रमपुर नामक दो राजधानियों की स्थापना किया था। ठीक है। कारकेट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, ये ललितादित्य मुक्तिपिंड जो है वो कौन वंश का था? ये कारकेट वंश का है। कारकेट वंश कहाँ था? तो जम्मू कश्मीर में कारकेट वंश है। तो ये कारकेट वंश जम्मू कश्मीर के ललितादित्य सबसे शक्तिशाली राजा था वहाँ का। इसने ही मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया है। तो इसने क्या है? जो मार्तंड मंदिर जो निर्माण किया कश्मीर में, तो इसी ने किया गया है। ठीक है।
और लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। जो ये संग्राम राज है वो कौन है? लोहार वंश का संस्थापक है। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज्य था। ठीक है। कौन सा असत्य है भैया वो देखिए। रावत भाटा राजस्थान में है, सही है। कुडनकुलम कर्नाटक में है। कुडनकुलम कर्नाटक नहीं जी, तो तमिलनाडु में है। कुडनकुलम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटक में है और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ये कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कहाँ है? कुडनकुलम तमिलनाडु में है। तारापुर महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा। कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। कुडनकुलम भी और कलपक्कम भी। कलपक्कम ये भी आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है, यही सही दिख गया। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए राज्यसभा का समर्थन आवश्यक नहीं है। अरे भैया ये कैसे है? पूरी तरीके से गलत। आर्टिकल 312 की बात हो रहा है, अखिल भारतीय सेवा, और ये बनाने का अधिकार 249 में दिया गया आर्टिकल। ये सब याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए भर्ती के नियम यूपीएससी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नहीं, ये तो नियम जो है वो तो आपका संसद और वो बनाएगा, केंद्र द्वारा किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं की शर्तें यूपीएससी द्वारा बदला जा सकता है? नहीं, ये भी नहीं बदला जा सकता है। सब केंद्र द्वारा बनाया जाएगा, समिति के द्वारा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन कुमार डे का सही है। प्रवर्तन निशाय मतलब ईडी, ईडी में राहुल, राहुल है इसमें। कौन है? राहुल, इनका नाम है राहुल नवीन, नाम है इनका। और एसपीजी आलोक शर्मा है एसपीजी के। भारतीय नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। अगर प्रवीण सूद की बात करते हैं तो प्रवीण सूद हैं वो आपके हमको पता सीबीआई के हैं। सीबीआई के प्रवीण सूद कहाँ? ये है सीबीआई के प्रवीण सूद हैं, तो याद रखिएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बलगिहार चेनाब नदी पर बनाया गया है, बात सही है। मेथन तिलैया बांध मध्य प्रदेश में, मेथन तिलैया झारखंड में है भैया। ये मेथन तिलैया कहाँ है? आपका झारखंड में है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी की पर है, तो ये भी बात आपका सही हो गया। तो कौन सा असत्य है? तो केवल दो असत्य हो जाएगा, केवल दो असत्य हो जाएगा। बाकी और कुछ कुछ और याद है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, दुलहस्ती चिनाब नदी पे, कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी पे है। कदम बांध कदम और गोदावरी नदी पे। शोंग बांध उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है। शोंग कहाँ है? शोंग बांध उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है। टिहरी बांध भगीरथी नदी पे है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे है। मेंटूर बांध तमिलनाडु में है। और भारत का सबसे लंबा बांध की बात कर दे तो हीराकुंड बांध महानदी पे है। हीराकुंड बांध महानदी पे है। 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया, सही है। शुरुआत तो इसे इसकी शुरुआत 1790 में किया था छोटे से राज्य के लिए, बाकी 93 में इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया था। महालवाड़ी की जनक टॉमस मुनरो है? नहीं भाई, टॉमस मुनरो महालवाड़ी का नहीं है। महालवाड़ी का जनक जो है वो महालवाड़ी के है हॉल्ट मैकेंजी है। कौन है? मैकेंजी है। महालवाड़ी में मैकेंजी है। रैयतवाड़ी में मुनरो है। ये जो है मुनरो है और रीड है। मुनरो और एंड रीड ये दोनों के द्वारा किया गया है। और ये ब्रिटिश भूभाग का 51% का हिस्सा है। ये बात आपका सही है। तो क्या पूछ रहा है इसमें कौन सा सही है? तो केवल एक और तीन, एक और तीन आपका सही है। ठीक है। बाकी तीनों के बारे में आपको बता दें। देखिए, अगर हम स्थायी बंदोबस्त की बात करते हैं, शुरुआत किसने किया? कॉर्नवालिस ने। शुरुआत कब किया? 1793 में। ठीक है। और ये कहाँ था अस्थाई बंदोबस्त? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी में। और ये लगभग 19% एरिया पे था। कितना? 19% एरिया पे था अस्थाई बंदोबस्त। ये हमारे तरफ जो यूपी बिहार के जगहों में था ये। बात आता है महालवाड़ी। तो महालवाड़ी की शुरुआत किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। ये कब किया था? 1822 ईस्वी में किया था। कब किया गया था? 1822 में किया गया था महालवाड़ी, मैकेंजी ने किया था। और ये कहाँ है? तो ये उत्तर पश्चिमी प्रांत मतलब पंजाब हो गया और राजस्थान वो सब साइड में किया गया था। और ये लगभग 30% भाग पे था। कितना था ये? 30% भाग पे ये था। रैयतवाड़ी की बात कर लेते हैं तो ये मुनरो रीड के द्वारा किया गया था। और ये बॉम्बे, मद्रास, आसाम के कुछ हिस्से पे किया गया था। और ये लगभग 51% पे था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गया तीनों? काकेकस पर्वत के बारे में बताइए। असत्य कथन। यह एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, हैं? अफ्रीका एशिया के बीच में को तो मतलब उस तरीके से देखा जाए तो कोई पहाड़ है ही नहीं, पहली बात है। ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। किसको कहता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस है। माउंट एलब्रूस है, ये बात सही हो गया। माउंट एलब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। असत्य कथन पूछ रहा है ना, तो आपका ये भी सही है। तो आपका केवल एक सही, ये गलत हो गया। सत्य कथन केवल हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है। काकेकस पर्वत है वो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ठीक है। फिर कहता है कि
और इन दोनों के बीच में एक आल्पस पर्वत भी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लॉक है, और वो यूरोप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एलब्रूस है, जो कि काकेकस पर्वत का है। काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एलब्रूस, और वो यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। वहीं पे यूरोप में एक और है, आल्पस पर्वत है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट ब्लॉक नाम है। ठीक है। यूरोप को प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है। और एशिया और यूरोप के बीच में एक यूराल पर्वत भी है। कौन पर्वत है, यूराल पर्वत भी है। ठीक है। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, और नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। ये याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र और राज्यों के दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है, तो आर्टिकल 282 में है। किसका, आर्टिकल 282 में दिया गया है विवेकाधीन अनुदान की शक्ति, आर्टिकल 282 में दिया गया है। कह रहा है कि 4519 में सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 30 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 30 से पहले तो विभाजित कीजिए, कितना बचता है। तो 30 एकम 30, 15, 30 बचे का 150, बचा कितना, 19 बचा। तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा ना। 11 जोड़ना है, सीधा है सवाल। कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाइए। तो कश्मीर पे सबसे कारकेट वंश था, उसके बाद उत्पल वंश, फिर लाहौर वंश, एक दो तीन, एक दो तीन। तो कारकेट वंश की जो अगर शुरुआत करें, 7वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 7वीं शताब्दी में कारकेट वंश की शुरुआत हुआ था। और ये दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने किया था। तो दुर्लभ वर्धन कौन था इसमें, दुर्लभ वर्धन, इसका नाम याद रखिएगा। दुर्लभ वर्धन जो था वो किसका था, तो काकेट वंश का स्थापना इसने नहीं किया था, दुर्लभ वर्धन ने किया था। और इसी के काल में हिंसांग उसके शासन काल में कश्मीर की यात्रा पे गया था। उत्पल, उसके बाद कौन आता है, उत्पल वंश आता है। और उत्पल वंश के जो है ये अवंती वर्मन ने कहता है कि स्थापना अवंती वर्मन ने किया था। किसने किया था उत्पल का, अवंती वर्मन, अवंती वर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना किया था। फिर आता है लोहार वंश। लोहार वंश का अगर स्थापना तो पहले बताते, संग्राम राज ने किया था। किसने किया था, संग्राम राज ने किया था। ये लगभग 8वीं शताब्दी, ये 9वीं शताब्दी की बात हो रही है। और संग्राम राज की बात करते हैं तो ये 1003 से लेकर 1003 से 1008 की बात की हो रही है। ठीक है। इस तरीके से सरल करें इसको, है ट्रिग्नोमेट्री। चलिए सरल करते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है। ये बीटा एक रहने दीजिए। तो ये आपका होता है कि -1 कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बीटा हो जाएगा। और इसको अगर कर दें सेक स्क्वायर बीटा माइनस, ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। और इसकी वैल्यू होता है 1, इसकी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला है, पूरे पूरे फॉर्मूला है, इसको याद रखने की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उष्माक्षेपी है, मतलब एक्सोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक की बात करते हैं वो हीट रिलीज करता है। क्या करता है ये, हीट रिलीज कौन कौन करता है वो बताइए, हीट रिलीज कौन कौन करता है। तो चूने को पानी में डालेंगे तो हीट रिलीज करेगा, हाँ। एक अम्ल का तनुकरण, मतलब कि एसिड में अगर कुछ पानी डालते हैं तो वो भी हीट रिलीज करता है। एक और दो तो होगा, एक और दो तो ऑप्शन में ही आ गया। जल का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में तो हीट लेता है। और कपूर का ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन, ये भी हीट लेता है। तो आपका ये 3 4 गलत हो जाएगा। कोई विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, इसको क्या कहा जाता है, तो संतृप्त विलयन कहा जाता है। जब और नहीं घोला जाए उसको क्या कहा जाएगा, संतृप्त विलयन कहा जाएगा। ठीक है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से थे, तो रविशंकर जी सितार बजाते थे। क्या बजाते थे, सितार बजाते थे। क्या बजाते थे, सितार। प्रोटम स्पीकर सामान्यतः किससे नियुक्त किया जाता है, तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को किया था। किसको कहता है, कि जो वरिष्ठ होते हैं, जो चुने जाते हैं, उसमें सबसे जो वरिष्ठतम होते हैं उनके द्वारा। वरिष्ठ मतलब उम्र के नहीं, कितनी बार आप वो चुन के आए हैं, वो उसमें वरिष्ठतम की बात हो रहा है। कितनी बार चुने गए हैं, उससे वरिष्ठतम की बात हो जाता है। चलिए, किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को। किसको कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील शहर है, ब्राजील एक देश है। और ब्राजील जो है वहाँ के एक साओ पालो नाम की सबसे बड़ी कहवा मंडी है।
और इसको कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा शहर का नाम क्या है? साओ पालो, जो कि ब्राजील में है। और ब्राजील में सबसे कॉफी बंदरगाह भी है। ब्राजील में एक है सेंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, सेंटोस बंदरगाह को। ठीक है। और कहवा के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फजेंडा कहा जाता है। ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी जो है, वो अगर दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वहाँ सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो उसका है एकांका गुआ है। अकांका गुआ। तो दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, उसमें सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अकांका गुआ, जो कि अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में है। और वहाँ पे दक्षिण अमेरिका में एक चिली शहर है। और चिली शहर में अरिका को घोस्ट टाउन या प्रेतो का नगर भी कहा जाता है। तो चिली में एक जगह है अरिका, उसको घोस्ट टाउन या प्रेतो का नगर भी कहा जाता है। ठीक है। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है। ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल की बात हो रहा है। अगर x मानेंगे तो 5x हो जाएगा। और वो गुणनफल कितना है? 2880 है। तो 5x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2880 हो गया। 5 से काट देते हैं तो 5 बचे 25, फिर 7 बचे 35, फिर 6 बचे 30। एक्स स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो x बराबर का रूट में डाल देते हैं। तो ये किसका रूट है? आपका ये रूट जो है, ये कितना का होता है? 4 चौके 16, 24 का है क्या जी? 24 कितना होता है? 2496। और 24 48, 576 आ रहा है। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका? 24 आ गया। अगर एक वो 24 है तो दूसरा क्या होगा? अगर एक्स बराबर 24 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 5x बराबर 24 पचे 120 से। और क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है, तो मतलब 144 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 144 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन के में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ रहा है हम लोग से। कहता सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना मुसोलिनी की रोम मार्च से की थी। हाँ, ये बात सही है। सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी तुलना की थी। सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिनापल्ली से वेद नारायण तक नमक यात्रा की थी। किसने? त्रिचिनापल्ली से वेद नारायण तक, ये भी बात की थी। ये बात सही है। टाइम्स मैगजीन ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर चुना गया था। बात सही है। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन की रचना जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि गांधी जी ने किया था। सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, ये यरबदा जेल में थे तब की बात है। तो आपका ये आपका डी गलत हो गया। क्या हो गया? डी गलत हो गया। सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 से शुरू किया गया था। और ये 12 मार्च से शुरू किए थे और 5 अप्रैल को वो गुजरात के दांडी जहां पहुंचे और वहां से दांडी मार्च के नाम से इसको जाना जाता है। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। मालाबार में के कलप्पन नामक ने नमक यात्रा की थी। आंध्र प्रदेश में जो है कि नमक सत्याग्रह का मुख्यालय शिविरम में शुरू किया गया था। आगे देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा धारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? विशिष्ट ऊष्मा, खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होती है। नहीं भैया, ये उच्च नहीं होती है, ये सबसे कम होता है। यही गलत हो गया आपका। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। ये बात सही है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होने के कारण वाहनों के रेडिएटर में इसका प्रयोग किया जाता है। बात सही है। तो गलत कौन हो गया? आपका ए हो गया। आप पहले तो समझिए कि विशिष्ट ऊष्मा होता क्या है। तो कहता है कि एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होता है उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो आप एक चीज और इसमें जो ट्रिक याद रखने की है कि जो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा उसका विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम होता है। जितना जल्दी गर्म होगा उतना ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा धारिता कम होगा। जो धीरे धीरे गर्म होगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता ज्यादा होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सत्रिया, मणिपुरी, छऊ, मोहिनी अट्टम, ये क्या है? नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, तो सभी को, सभी है। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29, 30। एकदम सिंपल है। 15, 16, 19, 29, 30। एक जिले की जनसंख्या इतना है जिसमें इतना लोग पुरुष है। जनसंख्या का 14% साक्षर है। 14% पुरुष साक्षर है। तो कितनी प्रतिशत महिला साक्षर है? वाह। देखिए है सिंपल चीज, लेकिन बहुत लंबा ट्रिक इसको कर दिया गया है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहा है कि 3051 इतना जनसंख्या में पुरुष कितना है, तो उसको महिला निकाल लेते हैं हम लोग पहले। इतना पुरुष है, ये पुरुष है, तो महिला कितना हो जाएगा? 7 4 11 और ये आपका 814 और इतना क्या होगा? ये आपका महिला आ गया। चलिए इतना तक समझ में आ गया। फिर कहता है कि जनसंख्या का 14% साक्षर है, तो इसका 14% निकालिए। तो 351 का 14% कितना निकल जाएगा वो निकाल लेते हैं। 2 सुना,
ये 0, 14 का 14 का 4 बगैत में 1, 14 पचे 70 और 1 14 पचे 14 चौके 56, 14 पचे 70, 1 71 के 1 बगैत में 7, 7 और 14 तो 28 होती है 42, 42 और 7 कितना हो जाएगा 49। इतना क्या हो गया, सही तो आ रहा है ना जी, हाँ ठीक है। इतना कौन है, टोटल साक्षर हो गया। यदि 14% पुरुष साक्षर है, ये टोटल साक्षर हो गया, टोटल हो गया। अब इस पुरुष कितना है, 164 है, इसमें 14% साक्षर है, तो ये निकाल लीजिए, 2 ये कट हो गया। ये भी 14% 0। ये कहता है कि 14 चौके 56 के 6 बगैत में 5 और 14 पच्चे 70, 14 छक 84 और ये 89 का 9 बगैत में 8 और 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। तो ये कितना, इसमें सब घटा दीजिए, 22 960 घटा देते हैं, 0 0 और ये का जाएगा आपका 814 और ये कितना हो जाएगा 10 में से एक हो जाएगा और ठीक है, 7 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा और फिर 2 में से 2 हो जाएगा 26 200। ये अब ये कितना परसेंट है महिला का, यही ना पूछ रहा है, तब ये महिला का परसेंट निकालिए। तो मानते हैं कि 87, ये इतना, ये x% है महिला का, बराबर 26 180 दे रखा है, ठीक है, सही जा रहे हैं हम लोग, 26 180 दे रखा है। तो अब इसको निकाल लीजिए एक्स बराबर, तो ये एक ठीक है, ये 2 शून्य से 2 शून्य इसको काट देते हैं, बाकी क्या हो गया, अब ये 1 शून्य से 1 शून्य इधर भी कट गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 26 18 अपॉन 187 आ गया। इसको काट ही दीजिए, 26 118 में एक बार में कट रहा है 187 और ये कितना बार में आ जाएगा, ये 7 4 11 हो जाएगा और ये आपका 5 8 7 15 हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म 8 18 चौका 72, ये भी लगभग 14% आ रहा है जी, हाँ ये कट जा रहा पूरा पूरा 14%, आंसर है 14%, हाँ थोड़ा सा लंबा था लेकिन बन गया, बहुत इजी था, कैलकुलेशन थोड़ा था। जब आरबीआई सीआरआर को बढ़ाता है, सीआर मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब बैंकों को पैसा रखना है और ज़्यादा रखना है, तो मार्केट से पैसा ले लेगा, तो जब ले लेगा तो मार्केट से पैसा ले लेगा तो तरलता कम हो जाएगी, पहला काम। और जब तरलता कम होगा तो ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए काम किया जाता है, तो आपका होगा आंसर डी हो जाएगा, समझिए, ठीक है। किसे मानसून वन के नाम से जाना जाता है, तो पर्णपाती वन को ही मानसून वन के नाम से जाना जाता है। किसको माना जाता है, पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जीवन काल की प्रमुख घटनाओं का प्रतीक गलत है, बताइए कौन है। जन्म को कमल सांड कहा जाता था, सही है। ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। निर्वाण स्तूप, नहीं निर्वाण के लिए नहीं है ये, निर्वाण के लिए तो था वो पद चिन्ह, निर्वाण के लिए पद चिन्ह था। महापरिनिर्वाण जो हुआ था, महापरिनिर्वाण जो हुआ था, जो मृत्यु थी उसके लिए स्तूप था, और निर्वाण के लिए क्या था, पद चिन्ह था। गृह त्याग के लिए घोड़ा था, ये बात आपका सही है। पहला सम 170 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका ट्रिक होता है n+1 होता है, ये याद रखिएगा, तो 171 आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय ना लगे, तो इसलिए जो इजी इजी है उसमें काहे ज़्यादा टाइम बर्बाद करें। असत्य कथन के चुनाव कीजिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 53(1) में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, बात सही है। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की प्रशासनीय शक्ति रखता है। राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक को बुला सकता है लेकिन सत्रावसान नहीं कर सकता, ये क्यों नहीं कर सकता, गलत है, दोनों कर सकता है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए वर्ष चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, ये बात आपका सही है, तब कौन गलत हो जाएगा, आपका सी हो गया। आगे देखते हैं। सतत सपोषणीय विकास से क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रहा है भैया, इसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसने कहा कि मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है, ये माल्थस ने कहा था। किसने कहा था, ये कहने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो ये माल्थस है जिन्होंने ये बात कहा था। निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है, तो सर्वाधिक कौन है, तो पोटेशियम और सबसे कम गोल्ड, पोटेशियम गोल्ड। आपको ये पता था पोटेशियम सोडियम, इसका पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, याद रखने का है। सबसे ऊपर में पोटेशियम है, फिर सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के बाद जिंक, फिर आयरन, ठीक है, फिर लेड, मतलब लेड को पीबी कैसे लिखिए, ऐसे नहीं, लेड मतलब पीबी, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, और उसके बाद मरकरी, मरकरी, और उसके बाद सिल्वर, फिर गोल्ड होता है, सबसे लास्ट में गोल्ड होता है। ये जानते हैं, अभी अभी पीटी में आपको ये सवाल था,
21 तारीख के फर्स्ट सेशन में, आप अगर ध्यान हो तो देखिएगा, इसमें इसी को दिया गया था कि कैसे कैसे अरेंज करना है। तो ऑप्शन में था पोटेशियम तो था ही के, फिर कॉपर दे दिया था आगे, उसके बाद जिंक दिया था, उसके बाद दिया था गोल्ड। गोल्ड, गोल्ड कैसे लिखते हैं, एजी ना, ऐसा दिया था। एक ऑप्शन था पोटेशियम, फिर जिंक, और फिर कॉपर, फिर ये। तो बहुत लोग ये गलत करके आए हैं। तो ऑप्शन में क्या होने वाला है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो उसके सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, पहले जिंक रिएक्टिव होता है, उसके बाद कॉपर होता है। जिंक रिएक्टिव, उसके बाद कॉपर रिएक्टिव होता है। एक जलीय विलयन एक्स है जिसका पीएच 2.6 है। पीएच कितना है, 2.6 है। तो यह क्या दर्शाता है, तो 2.6 मतलब कि ये प्रबल अम्लीय है, एसिडिक होता है। सोचिए को चित्रकला बताइए, तो बिहार का मिथिला चित्रकला हो गया, चलिए। फिर तमिलनाडु का कोल्लम है, तमिलनाडु का क्या है, कोल्लम हो गया। आंध्र प्रदेश का मुंगलू हो गया, उत्तराखंड का एपन हो गया। तो बी का, सी का 2 तो हम लोग को पता है, ठीक है। ए का 3 भी हो गया, बी का 4 भी हो गया, और डी का 1 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 1920 में निम्नलिखित में से किसे अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा था। 1920 में ये ऑल इंडिया होम रूल के ने, ऑल इंडिया होम रूल ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रखा था। ये बात है 1920 की बात है। कब की बात है, 1920 में, ठीक है। और हिंदू महासभा की बात कर दे तो हिंदू महासभा 1915 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1915 में हिंदू महासभा, और कितने, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाया गया था। साउथ इंडियन लिबरल लिबरेशन फेडरेशन की बात कर दे तो ये इसकी स्थापना 1916 में हुआ था, जस्टिस पार्टी के द्वारा। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया था, और ये करने वाले कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। उद्गम स्थल है सबका, ये देखिए, आमू दरिया है पामीर की पठार पे, आमू दरिया पामीर की पठार पे, ए का 3, ठीक है। ऑरेंज नदी ड्रैकन्सबर्ग में, डी का 1, डी का 1 सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। येलो रिवर है वो कुल्लूल, येलो रिवर कहाँ है आपका, कुल्लूल पर्वत पे है। और मेकांग नदी कहाँ है, तो तिब्बत का पठार में मेकांग नदी हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, हाँ। तो आमू दरिया पामीर की पठार में, येलो रिवर, कुल्लूल पर्वत, इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। क्या कहता है, चीन का शोक कहा जाता है। येलो रिवर को चीन का शोक कहा जाता है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से है, और यह विश्व का दूसरा सर्वाधिक जैव विविधता वाला है। तो मेकांग नदी कहाँ है, तिब्बत का पठार में है, और ये सेकंड जैव विविधता है। पहला तो आपको पता है अमेजन नदी है। ऑरेंज नदी ड्रैकन्सबर्ग में है, यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाता है। तो ऑरेंज नदी कहाँ है, ड्रैकनवर्स, ये दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका की बात हो रहा है, ठीक है। नील नदी है, नील नदी की अगर बात कर लें तो श्वेत नील और ब्लू नील के मिलने से बनता है नील नदी, और इसको मिस्र की नील नदी की देन कहा जाता है, मिस्र को, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है, मौद्रिक नीति का, तो सीमांत आवश्यकताएं हैं, शाख राशनिंग है, नैतिक प्रभाव है, चल निधि तरलता समायोजन सुविधा, ये नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, जी डी रही है, चल निधि समायोजन सुविधा नहीं है उसका। ये बनाइए, कहता है कि 50 - 13 है, क्या हो गया कल उनको, क्या है, कहता है कि 50 - 13 है, और डिवाइड है तो नीचे चल जाएगा, 50 - 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 50 - 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब ये है तो ये कट के आ जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा, 50 - 2 बचेगा, 50 - 2 बचेगा, इंटू 50 - 11, सॉरी ये प्लस में हो जाएगा ना, ऐसा नहीं करते हैं इसको, ऐसे क्या रहता है कि ऑप्शन ये दिया है ना, तो इसको जब डिवाइड में रहे तो माइनस हो जाता है, तो 50 - 13, और माइनस में मतलब +15 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 50 - 11 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 50 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, अब ना 13 में से 2 हो जाएगा, और इंटू 50 - 11 हो गया। और जब मल्टीप्लाई में रहता है तो जुड़ जाता है, तो 50 +2 और -11 मतलब 50 - 9 हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, ये ऑप्शन इसमें गलत है, ये ऑप्शन गलत है, आंसर क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 50 - 9 आंसर आएगा, ठीक है। सूची को सुमेलित कीजिए। 110 में क्या है, धन विधेयक है, ठीक है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। 114 में क्या है, आपका विनियोग विधेयक है। और ये अनुदान वाला कहाँ है, लेखानुदान आपका 116 में है। 1 का 3, 2 का डी, ठीक है। 3 का आपका बी है, 3 का बी हो जाएगा, और 4 का ए हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 92 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
चक्रवात और नामकर्ता देश। फेंगल का नामकर्ता किसने रखा था? तो फेंगल रखा था आपका सऊदी अरब ने। फेंगल किसने रखा था? सऊदी अरब ने। रेमल रखा था ओमान ने। ठीक है। असना पाकिस्तान का था और कैथोन जो था वो थाईलैंड का था। कैथोन कहाँ था? थाईलैंड का। तो फेंगल जो आया था वो तमिलनाडु में था। ये फेंगल कहाँ था? तमिलनाडु में फेंगल आया था। क्रेथोन की बात कर ले तो ये ताइवान में और फिलीपींस में था। कहाँ था? क्रेथोन ताइवान और फिलीपींस में था। असना जो है वो आपका असना कच्छ गुजरात में आया था। कच्छ मतलब गुजरात में आया था असना। और रेमल जो आया था, रेमल की बात करते हैं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था। कहाँ था? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया था रेमल। ठीक है। शेख सफुद्दीन अहमद या याहिया मनेरी का संबंध किससे है? तो ये फिरदौसी संप्रदाय से है। कहाँ से है? फिरदौसी संप्रदाय से है। ठीक है। ये दे दिया है बाबू। इसको देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब मतलब ट्रेपीजियम है। चलिए बना लेते हैं। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम बना लिए जिसमें बीसी और एडी पैरेलल है। तो बीसी और एडी क्या है? पैरेलल हो गया। ठीक है। एडी और एसी जो क्या है, ये क्या है आपका? बराबर है। एडी और एसी इज इक्वल टू सीडी है। अच्छा सॉरी, एसी इज इक्वल टू सीडी है। मतलब एसी इज इक्वल टू सीडी है। ये दोनों बराबर हो गया। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ए बी सी बराबर 18 है। ये कितना है? 18 है। ओहो 18 इसे लिखिए बाबू। हम्म। और एंगल बी ए सी बराबर 93। एंगल बी ए सी बराबर ये कितना है? 93 है। ठीक है। तो ए ई डी बनाना है। ए सी डी निकालना है हमको। ये निकालना है। चलिए ठीक है। आपको ये पता है कि जो ट्रेपीजियम होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एंगल दो पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि ये एंगल बराबर और ये टोटल एंगल मतलब बी ए डी बराबर मतलब कि एंगल 18 प्लस एंगल बी ए डी बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी ए डी बराबर कितना हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा 162 आ गया। कितना आ गया? बी ए डी बराबर 162। तो हमको ये अंदर वाला कितना आ जाएगा? तो 162 में से अगर हम 93 में घटा देते हैं तो क्या क्या बचेगा? अंदर वाला बच जाएगा। तो आपका कितना घट के आ जाएगा? 9। और ये आपका 93 घटाइए ना जी। तो 12 से 9 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा। 69 आ गया। तो ये कितना आ गया? 69 आ गया। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ये 69 आ गया आपका। तो जब ये बराबर ये है तो ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये भी 69 हो जाएगा। तो अब निकालना हमको ये है। तो 180 में से 69 और 69 को माइनस कर देंगे। तो 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 और एक 13। 138 हो गया। तो 180 में से 138 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका? बचेगा 4 से 7 और 42 डिग्री। समझ गए? कितना बचेगा? 42 डिग्री बचेगा। अब ये समझिए। ये बनाना है। कांच का निर्माण होता है आपको Na2Ca3। आपका बी का 5 हो जाएगा। बी का 5 यहाँ पे है, बी का 5 यहाँ पे जाएगा। ठीक है। फिर आगे देखिए कि हम्म FeSO4 और 7H2 क्या आता है? तो आपका ये क्या है? ये आपका मोहर बनाने में काम आता है। तो आपका ये आ गया। तो यही आंसर तो आ गया सीधे सीधे। बी आंसर हो जाएगा इसका। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंट मिला है? वक्राकार ईंट मिला आपका चनहुदरो से। कहाँ से मिला है? चनहुदरो से वक्राकार ईंट मिला है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार धाम में कौन सा भगवान शिव को समर्पित है? तो शिव को समर्पित रामेश्वरम है। बद्रीनाथ है वो विष्णु जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु जी को है। फिर अगर पुरी की बात कर लेते हैं तो जो पुरी है वो जगन्नाथ स्वामी का है। मतलब जगन्नाथ जी हैं वो भी विष्णु जी ही हैं। और द्वारका जो है वो द्वारका भी तो आपका भगवान विष्णु कृष्ण की है। ये क्या द्वारका कृष्ण की बात है। ठीक है। ये भी विष्णु के ही रूप है। HRA के कानपुर सम्मेलन में किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं लिए थे। युद्धों पर विकास कीजिए। साइकस क्या है? सांगो पाम होता है। सही है। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया है। ये भी बात सही है। टेरिडोफाइटा जीवित जीवाश्म नहीं है। ये आपका गलत हो गया था। सुमेलित कौन है? तो केवल एक और दो सुमेलित है। कहता है साइकस को जीवित जीवाश्म कहता है। किसको कहता है? साइकस को। ठीक है। तो आपका ये पूरा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करवा दिया गया है। कल आपका टेस्ट 2 भी करवा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।